कॉमर्स बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का ऑनलाइन लर्निंग में स्वागत करता हूं। आप शायद मुझे जानते होंगे। मैं डॉक्टर जी.एन. पुरोहित आप लोगों को बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ाता था। आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। जो फर्स्ट लेक्चर सीरीज़ थी, उम्मीद करता हूँ आपने उसको ठीक से सुना होगा। मैंने उस सीरीज में आपको ओरिएंट किया था ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो सकें, उसको मेंटली एक्सेप्ट करें कि दिस इज़ द नीड ऑफ एरा। ये वक्त की ज़रूरत है और वक्त के साथ जो इंसान चलता है उसकी ही प्रगति होती है। ग्रुप थर्ड का जो सेकंड पेपर है, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट, उसके सिलेबस के बारे में भी आपसे चर्चा हुई थी और एग्ज़ाम स्कीम के बारे में भी बताया था। आप लोग किताब अरेंज कर लें। आज अपन इसके फर्स्ट यूनिट बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यावसायिक संचार या संदेश वाहन या संप्रेषण पर बात करेंगे। मोटे तौर पर इस यूनिट के 3 हिस्से हैं। वैसे तो हाइलाइट्स मैंने सारे इसमें लिखे हैं। एक, कम्युनिकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसका नेचर, कम्युनिकेशन प्रोसेस, उसके टाइप्स, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो मॉडल्स हैं, वो बहुत सारे अलग अलग प्रबंध विशेषज्ञों ने, मैनेजमेंट थिंकर्स ने डेवलप किए हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त रहता है, कौन सा अच्छा रहता है, उसको लेकर के बात करनी है। फिर बात आती है कि कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाए, उसके लिए हमें क्या बातें ध्यान रखनी है, या कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो उसमें क्या क्या रुकावटें आती हैं, क्या क्या बाधाएं आती है। प्लस पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर कॉरपोरेट सेक्टर के लिए जीडी है, मॉक इंटरव्यूज़ है, प्रेजेंटेशन है, सेमिनार्स है, ग्रुप डिस्कशन है। ये जो वेरियस एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसको लेकर के ये इसका हिस्सा है। कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? आप और हम इस मोबाइल से, इंटरनेट से कनेक्ट हुए और कनेक्ट होकर के मैं मेरी बात आपको कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं। आप दो लोग भी आपस में बात कर सकते हैं। तो सामान्य रूप से कम्युनिकेशन का एक साधारण शब्दों में अर्थ लगाया जाता है बातचीत करना, एक दूसरे से बात करना। हम जब भी बात करेंगे तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई न कोई मोटो होगा, उद्देश्य होगा। हम जब भी बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो मैं मेरी बात कहता हूँ, आप अपनी बात कहते हैं, या जिसके भी साथ आप बातचीत कर रहे हैं वो अपनी बात कहता है, आप अपनी बात कहते हैं। इसलिए सामान्य रूप से कहते हैं हमने आपस में बातचीत की है, मैंने मेरी बात कही या रखी, अगले व्यक्ति ने भी अपनी बात कही और रखी, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ थॉट्स।
विचारों का आदान प्रदान, विनिमय। दैट्स द शॉर्टेस्ट मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो हो सकता है हम अपनी राय देते हैं, हो सकता है किसी घटना या किसी वृत्तांत के ऊपर हम टिप्पणी करते हैं, अपनी सहमति या असहमति जताते हैं। कोई विवाद है उसमें हम निर्णय करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, या किसी को प्रभावित करने के लिए, उसके मेंटल माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम अपनी बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन में हम एक दूसरे के बीच जब भी बात करते हैं तो एक साधारण रूप से कक्षा 11वीं से आप शायद कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। जब भी हम बात करते हैं तो बच्चे ये कहते हैं या स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि साहब विचारों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, दैट्स ट्रू। जैसे बाजार में सामान लेने जाते हैं, पैसा देते हैं और सामान लेते हैं, लेकिन उससे पर्पज पूरा होता है, मेरी आवश्यकता की पूर्ति होती है, मैं उन वस्तुओं का उपभोग करके जीवन में आनंद लेता हूँ, तब जो पैसा खर्च किया हुआ उसका आनंद आता है। लेकिन कम्युनिकेशन में केवल मैंने मेरी बात कह दी और अगले की बात मैंने सुन ली, इससे पार नहीं पड़ता है। सिर्फ कहना या सुनना, लिखना और पढ़ना, इससे कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता। हाँ, एक मोटे तौर पर एक हिस्सा पूरा जरूर हो जाता है कि मैंने कहा, अगले ने सुना, मैंने लिखा, अगले ने पढ़ा। 50% part is complete. Transportation of thoughts is complete. लेकिन कम्युनिकेशन इतना ही नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है जिस किसी ने भी सुना, जिस किसी ने भी पढ़ा, उसको वो बात ठीक वैसे ही समझ में आवे या आई जैसा लिखने वाला या कहने वाला कहना चाहता है, उसके पीछे उसका उद्देश्य है, वो पूरा होता हो। इन द सेम वे एज द पर्सन वांट्स टू कन्वे। कम्युनिकेशन में हम अपने विचार, हम अपनी भावनाएं, हम अपने अनुभव, हम अपना अवलोकन, हम अपनी प्रतिक्रिया, हम अपने विचार, कल्पनाएं अलग अलग रूप में बताने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से कम्युनिकेशन एक जगह रुकता नहीं है कि साहब मैंने कहा, अगले ने सुन लिया, मेरा कम्युनिकेशन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जब भी कोई सुनेगा और उसने ठीक से अगर सुना है तो उसके मन में, उसके मस्तिष्क में भी कुछ प्रतिक्रियाएं आएगी, उसके भी कुछ भाव जागेंगे, उसकी भी कुछ भावनाएं जागेगी, उसके भी कुछ विचार आएंगे, वो भी कुछ कहना चाहेगा, या जो कुछ भी आपने कहा वो उसको सही लग सकता है, गलत लग सकता है, वो उसके ऊपर निर्णय दे सकता है, नहीं आप ठीक कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, या वो उसमें संशोधन कर सकता है, नहीं आप इसमें ये बात जोड़ दीजिए, ये हटा दीजिए, या वो अपनी राय दे सकता है, प्रतिक्रिया करता है। जब सुनने वाला अपनी बात कहता है तो जिसने पहली बार बात कही थी वो अपनी कही गई बात में फिर सुधार करता है, उसको और आगे बढ़ाता है। इसलिए हम कहते हैं कम्युनिकेशन
एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी भी नहीं रुकता। इट्स एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। संप्रेषण शब्द की बात करूं तो संधि विच्छेद जो इसमें देख रहे हैं आप, लिखा हुआ आपके सामने, समप्रेषण, जो हिंदी भाषा को ठीक से जानता है वो इस प्रत्यय के अर्थ को भी ठीक से जानता है। समान रूप से प्रेषित होना, यानी कि मैंने जो बात कही वो ठीक उसी रूप में आपने सुनी और समझी। समान भली भांति भेजने का मतलब पैकिंग करके माल आपके यहाँ पर ठीक ढंग से पहुँच गया, ऐसा ही नहीं है। वो ठीक ढंग से समझ में भी आना चाहिए। बहुत सारे लेखकों ने इसकी परिभाषाएं दी है, आपकी किताबों में अलग अलग लेखकों की परिभाषाएं हैं। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा लुइस एलन की या थियो हेमन की या न्यूमेर समर की आपके सामने है। कुछ परिभाषाएं जो आपकी किताब में शायद नहीं है, जिस किताब को आप पढ़ेंगे शायद उसमें नहीं है, इसलिए मैं उसको आपको ठीक से समझाने की कोशिश करता हूँ। एंडरसन ने जो लिखा है कि संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। गत्यात्मक का मतलब आप समझते हैं, डायनामिक है, वास्तव में डायनामिक है। आज मैं जो कुछ भी बात आपसे कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो सुनने के बाद निश्चित रूप से आपके विचारों में कुछ सुधार आएगा और आप शब्दावली बदलेगी, विचार बदलेगा, सोचने समझने का तरीका बदलेगा। आप कहीं घूम कर के आते हैं, कुछ देख कर के आते हैं, आपकी समझ, आपका ज्ञान पल पल बढ़ता है। इसलिए जब भी आप अगले पल बात करोगे तो निश्चित रूप से पिछले क्षण में जो बात की उससे ज़्यादा अच्छी करोगे। तो संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, डायनामिक है, जिसमें एक व्यक्ति कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, चेतन होकर के भी या अचेतन होते हुए भी, दूसरे के नॉलेज स्ट्रक्चर को, संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक रूप में उपकरण द्वारा या साधन द्वारा प्रभावित करता है। ये बहुत बिहेवियरल बेसिस डेफिनेशन एंडरसन की है कि किस तरह से किसी की बात अब जब सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे ज्ञान में कितना परिवर्तन आता है। इससे ठीक आगे लिंगस भी लिखते हैं कि संप्रेषण एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं तथा प्रभावों का इस प्रकार आदान प्रदान करते हैं, विनिमय करते हैं कि सभी लोग उसको समझ सके, उस संदेश को समझ सके। और संप्रेषण में संदेश देने वाला और ग्रहण करने वाले के बीच में एक तारतम्य, एक समन्वय स्थापित किया जाता है। कम्युनिकेशन का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है, क्रिएट ए शेयर्ड मीनिंग, यानी जिस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ उसको आप भी उसी ठीक तरीके से समझें जैसे मैं समझता हूँ, या किसी चीज़ के बारे में मैं जानता हूँ तो आप भी वैसा ही जाने जैसा मैं जानता हूँ। शेयर्ड मीनिंग। कम्युनिकेशन कई तरीके से होता है, बोलकर हो सकता है, लिख करके हो सकता है, पिक्चर बना करके, रंग द्वारा, म्यूजिक द्वारा, सिंबल्स के द्वारा। इसलिए कहते हैं कम्युनिकेशन में भी वर्बल और नॉन वर्बल, शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है।
लेकिन बात आती है हम कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल क्या है, हम कम्युनिकेशन करते क्यों हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम कम्युनिकेशन के द्वारा कुछ सूचनाएं या समाचार, कुछ संदेश, कुछ बात एक दूसरे को बताते हैं या प्राप्त करते हैं। टू गेट एंड गिव द इंफॉर्मेशन, या मैं कम्युनिकेशन करता हूं अगले के व्यवहार को बदलने के लिए। मान लो कोई बच्चा जिद करता है या बहुत ही नकारात्मक तरीके से सोच रहा होता है, आप उससे बात करते हैं, उसको मनाने की कोशिश करते हैं, उसको राजी करने की कोशिश करते हैं, उसके नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करते हैं। तो आप जो बात कर रहे हो उसके पीछे पर्पज क्या है? अगले व्यक्ति का व्यवहार बदले, टू चेंज द बिहेवियर। मैंने किसी को काम बताया या मैं किसी से काम लेना चाहता हूं, जैसे मैनेजमेंट की डेफिनेशन हम 12वीं से पढ़ रहे हैं, 11वीं से पढ़ रहे हैं, गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे लोगों से काम कराने की कला को प्रबंध कहते हैं। तो जब भी आप मैनेजर बनेंगे, जब भी आप टीम लीडर होंगे, जब भी आप हेड ऑफ द फैमिली या इंस्टीट्यूशन होंगे, तो लोगों से काम लेना है। जब काम लेना है तो कुछ बात तो करनी पड़ेगी, कुछ कहना तो पड़ेगा, काम बताना पड़ेगा, काम करने का तरीका बताना पड़ेगा, कुछ डायरेक्शंस देने पड़ेंगे। कम्युनिकेशन, आप कुछ चीज समझना चाहते हैं या अगले को समझाना चाहते हैं। आप लोगों ने 12वीं तक भाषा ज्ञान, हिंदी पढ़ी, अंग्रेजी पढ़ी, बहुत सारे लेखकों की कहानी और कविताएं पढ़ी। लेखक क्या कहना चाहता है, उसकी क्या फीलिंग्स है, क्या भावनाएं हैं, हम उसको समझना चाहते हैं। तो टू एंश्योर द अंडरस्टैंडिंग, टू परसुएड, जो काम मैंने किसी को बताया वो उसको ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बारे में जानकारी लेना, उसको आगे बढ़ाना। कम्युनिकेशन के पर्पज में केवल विचारों का, भावनाओं का आदान प्रदान नहीं है। केवल इसीलिए नहीं, जैसे हम गप मारते हैं तब दोस्तों के बीच में हम बातचीत करते हैं, आज ये देखा, आज ये खाया, आज ये पहना, आज ऐसा लगा, वैसा लगा। लेकिन बात करते करते भी शायद हम कुछ आइडियाज या कुछ थॉट्स शेयर करते हैं। कोरोना को लेकर के बातचीत होती है, कैसी बीमारी है, कैसे बीमारी आई, इस बीमारी से कैसे बचा जाए, हम आइडियाज और थॉट्स शेयर करते हैं। हम खुद इस नई बीमारी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे कैसे बचा जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए। हम किसी निर्णय तक पहुंचते हैं तो उस निर्णय तक पहुंचने के लिए भी हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, लोगों से राय लेते हैं। जो राय दी जाती है उसके ऊपर हम मूल्यांकन करते हैं। निर्णय तक पहुंचना है तो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। या कोई वाद विवाद चल रहा है, जैसे आप स्कूलों में पढ़ते थे, डिबेट कंपटीशन, टीवी पर भी आप शो देखते हैं जिसमें हर ज्वलंत मुद्दे पर टीवी वाले एंकर बैठ करके 4-5 विषय विशेषज्ञ या राजनीतिक पार्टियों के लोगों को बुला करके अपनी राय देने के लिए कहता है। डिस्कशन, कम्युनिकेशन का मतलब डिस्कशन करना भी है। लेकिन कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, कम्युनिकेशन का अच्छे से प्रभाव आवे, ठीक से प्रभाव आए, इसलिए मुझे उसकी प्रक्रिया, उसके चरण को ठीक से समझना चाहिए। कम्युनिकेशन की प्रक्रिया क्या है, किस कम्युनिकेशन होता कैसे है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में कम्युनिकेशन कैसे पहुंचता है। बात कही, अगले ने सुनी,
लेकिन अगला ठीक से नहीं सुनता है, या उसने सुना लेकिन उसको ठीक से समझ में नहीं आया, उसने ठीक से सुना लेकिन उस काम को ठीक से वैसे नहीं कर पाया जैसे आप करवाना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं न कहीं उस प्रक्रिया में कमी रही। मेरी बात कहने में कमी रही, या बात उस तक पहुंचने में कमी रही, जो उसने ठीक से सुना नहीं, सुना लेकिन उसको ठीक से वैसे समझ में नहीं आया जैसे कि मैं चाह रहा था। इसलिए कम्युनिकेशन प्रभावी तभी माना जाता है, इफेक्टिव तभी माना जाता है, जब कही गई बात को सुनने वाला या लिखी गई बात को पढ़ने वाला ठीक वैसे ही समझे जैसे अगला कहना चाह रहा है या लिखने वाला बताना चाह रहा है। इसलिए इसका लास्ट सेंटेंस जो इंग्लिश में लिखा हुआ उसमें बिल्कुल सार आया हुआ है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन का प्रोसेस ये प्रोसेस कैसा है? देखिए, दो लोग होते हैं, एक संदेश भेजने वाला, एक संदेश को प्राप्त करने वाला। देयर आर टू पीपल, एक लिखने वाला, एक पढ़ने वाला, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला। तो जो लिखने वाला है या जो बोलने वाला है उसको हम सेंडर बोलते हैं, प्रेषक बोलते हैं। ये प्रेषक संदेश बनाता है, मैसेज बनाता है, अपनी बात डिजाइन करता है, उसकी रचना करता है और उसको आप तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी चैनल का, किसी न किसी साधन का प्रयोग करता है, मीडियम का प्रयोग करता है। फिर जब वो आप तक पहुंचता है तो आप उसको प्राप्त करते हैं। रिसीवर, प्राप्त करता, प्रापक उसको प्राप्त करता है। और जब वो प्राप्त करता जैसे उस सूचना को, संदेश को प्राप्त करेगा, उसको सुनने के लिए या पढ़ने के लिए उस संदेश को समझना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा। और जैसे ही वो पढ़ेगा या सुनेगा, उसका कोई न कोई प्रतिक्रिया होगी, रेस्पॉन्स होगा, और वो प्रतिक्रिया वापस सूचना देने वाले या संदेश देने वाले तक पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में जिसने सूचना प्राप्त की, अब वो सेंडर बन गया। अब वो वापस मैसेज बनाएगा, संदेश बनाएगा, और उस संदेश को बना करके किसी न किसी माध्यम से या उसी माध्यम से जिस माध्यम से प्राप्त किया, वापस आप तक अपनी बात पहुंचाएगा। ये हिंदी का ग्राफ शायद आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है। संदेश भेजने वाला, जिसके दिमाग में संदेश है, जिसको कुछ कहना है, उसके दिमाग में पहले कुछ विचार आते हैं, इसको हम बोलते हैं सोर्स, स्रोत। उन विचारों को वो एनकोड करता है, उसका संकेत में बदलता है, तो वो संदेश बन जाता है। वो संदेश बोल करके, लिख करके, ग्राफ बना करके या बॉडी लैंग्वेज से भेजता है, संदेश प्रसारित करता है। जब सामने वाला व्यक्ति उसको प्राप्त करता है तो संकेतों को पढ़ने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, और जैसे ही समझेगा उसकी कोई न कोई प्रतिक्रिया होगी। खाना खाने बैठते हैं, रोटी या सोगरे का एक कौर, एक हिस्सा तोड़ करके जैसे मुंह में रखते हैं,
जबान पर स्वाद आता है, तुरंत चेहरे पर उसकी क्रिया आती है, प्रतिक्रिया आती है। रसास्वादन अच्छा लगता है, मेरे जैसा चाह रहा था वैसा मिला है, तो चेहरे पर कितनी चमक और खुशी होती है। जैसा चाह रहा था वैसा नहीं होता है तो कितना आक्रोश होता है, ये क्या बना दिया, यह एक नई चीज आ गई जो आपने शायद पहली बार खाई है, समझ में ही नहीं आ रहा है ये क्या है, अच्छा है या नहीं है। तो जो परोसने वाला है उसको आपकी बात समझ में आती है, अच्छा लगा, नहीं लगा या समझ में नहीं आया। ठीक इसी तरह से जब हम किसी की बात को सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारी आँखों और चेहरों पर, मस्तिष्क में भी प्रतिक्रिया होती है जो आँखों और चेहरे से रिफ्लेक्ट होती है। ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो सेंडर और रिसीवर दो सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं, एलिमेंट हैं। इस प्रक्रिया के दो सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं, सेंडर और रिसीवर। सेंडर के पास सबसे पहले आइडिया आता है। मैं अगर आपसे आज बात कर रहा हूँ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को लेकर के, तो पहले दिमाग में आया होगा कैसे बात करूँ, विचार आया होगा। इसको हम बोलते हैं आइडिएशन, विचारों का उद्भव। फिर जो विचार आया, उन विचारों को मैं किस रूप में रखूं, मैं मेरी बात किस रूप में आपके सामने रखूं, उसका रूप क्या हो। इसलिए मैं मेरे विचारों को शब्दों में या रंगों में या चित्रों में या ग्राफिक्स में या मेरे शरीर के हाव भाव में ढालता हूँ। दैट्स एन एनकोडिंग, विचारों का संकेतीकरण करना। जैसे ही संकेत में मेरे विचार बदले, वो संदेश बन गया। अब संदेश बन गया तो संदेश को आप तक पहुंचाना है। जब अपन आमने सामने होते हैं तो कोई मीडियम नहीं होता, कोई चैनल नहीं होता। लेकिन टीवी स्टूडियो वाला अपनी बात आप तक पहुंचाता है तो अपन क्या कर रहे हैं, टीवी का उपयोग कर रहे हैं, डिस्क का उपयोग कर रहे हैं, चैनल है। मैं मेरी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, इंटरनेट का उपयोग कर रहा हूं, चैनल है। तो मैसेज किस तरीके से, किस माध्यम से आप तक पहुंचे, हाउ इट शुड बी ट्रेवल, संदेश की यात्रा, दैट्स एन ट्रांसमिशन। संदेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ट्रेवलिंग ऑफ मैसेज, दैट्स ए ट्रांसमिशन। उसके लिए हमें कोई न कोई चैनल चाहिए, माध्यम चाहिए। जैसे वो ट्रेवल करके डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, जिस तक पहुंचना चाहिए थे वहां पहुंचता है, तो वो उसको ले लेता है, रिसीवर उसको ले लेगा। मैंने मेल भेजा आपके मेल आईडी पे, मैंने व्हाट्सएप भेजा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। जैसे ही भेजता हूँ मेरे यहाँ एक टिक आता है, आपके नंबर वाले व्हाट्सएप बॉक्स में जाकर के पहुँच जाता है, 2 टिक आते हैं, पहुँच तो गया। अब आप उसको जब भी ऑन करोगे, मोबाइल को अपना व्हाट्सएप ऑन करोगे, आपको दिखेगा एक मैसेज आया हुआ है मिस्टर पुरोहित का। जैसे ही आप मेरा बॉक्स खोलोगे, वो दोनों ही टिक डबल टिक ब्लू हो जाएंगे। मुझे ये पता चलेगा कि आपको मैसेज मिल गया, आपने पढ़ लिया। अब जब आप पढ़ रहे हो तब आप डिकोड कर रहे हो। जो मैंने संदेश बना करके भेजा, आप उसको, संकेत को वापस समझने की कोशिश कर रहे हो, डिकोड कर रहे हो। और जैसे डिकोड किया, आपको मेरी बात
मेरा संदेश समझ में आ गया, तो आपकी कुछ न कुछ क्रिया या प्रतिक्रिया होगी, वो रेस्पॉन्ड है। और जब भी आप रेस्पॉन्ड करोगे तो वही सेंडर के लिए फीडबैक है। तो ये एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। सबसे पहले स्टिमुलेशन ऑफ थॉट्स, विचारों का तूफान खड़ा होना। स्टिमुलस बहुत अजीब चीज होती है। आप शांति से कभी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके जगते हुए बैठना, शांत एकांत जगह पर, और कोशिश करना अपने को अंदर, दिमाग को देखना। जैसे हवा चलती है ना, वैसे विचार चलते हैं। आप अपने उस दिमाग की क्रिया को देखना। या आपके सामने कोई समस्या होती है, आपके सामने कोई एजेंडा है, काम है, तो उस काम को करते रहने के लिए, उसको करने के लिए न जाने कितने वैकल्पिक हल, सॉल्यूशंस आपके दिमाग में बार बार आते रहते हैं। उसको बोलते हैं स्टिमुलस। उन विचारों को जो बार बार आंधी की तरह आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसमें से किसी एक को पकड़ करके उस पर फोकस करना, उसको विचार में बदलना, आइडिएशन है, जिस पर आप थोड़ा गंभीरता से रुकते हैं और उसको पूरा सोचते हैं, आइडिएशन। और जब वो आइडिया है, उस आइडिया को किसी के सामने कैसे रखा जाए, उसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। और जैसे ही आप उसकी एनकोडिंग करते हैं, वो संदेश बन जाता है, और उस संदेश को आप भेजते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, जो किसी रिसीवर तक पहुंचता है, वो उसको रिसेप्शन के ऊपर रिसीव करता है, वो उसको डिकोड करता है, उसको समझता है और अपनी प्रतिक्रिया देता है। मेरे ख्याल से ये जो संप्रेषण की, संदेश वाहन की प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया के अंदर ये 6 एलिमेंट हैं। एक बात कहने वाला, कम्युनिकेटर, कौन बात कह रहा है, बात क्यों कर रहा है, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है, इंटेंशन क्या है, किसको कहा जा रहा है, मैं अपनी बात किसको कहूँगा, टू whom आई शुड डिलीवर। जैसे अभी मैं कम्युनिकेटर हूँ, आप मेरे कम्युनिकेंट हैं, मैं प्रेषक हूँ, आप प्रापक हैं। एम क्या है, क्लासें नहीं हो पा रही है कोरोना के कारण, तो हमें पाठ्यक्रम की हानि नहीं हो, हमारा सत्र खराब नहीं हो, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं। क्या बात करेंगे कि चूंकि हमारा पर्पज है डिग्री वाला, हमारा पर्पज है एकेडमिक सेशन का, इसलिए हम कोर्स की बात कर रहे हैं। जैसे अभी हम बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट पेपर की बात कर रहे हैं। कंटेंट क्या है कि कम्युनिकेशन का कंटेंट है। मेथड में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी का उपयोग करते हुए, चूंकि आपके सामने नहीं इसलिए बोर्ड पर कुछ नहीं लिख सकता, इसलिए पीपीटी का उपयोग करते हुए मैं मेरी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। मेथड है, ऑनलाइन पहुंचा रहा हूं। सिचुएशन, कैसे बात की जाए, सिचुएशन बहुत खराब है। कोविड-19 ने हमारा आपस में मिलना बंद करवा दिया, इसलिए हम ऑनलाइन, डिजिटल, वर्चुअल लर्निंग कर रहे हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, कौन कह रहा है,
क्या कह रहा है, किसको कह रहा है, किस माध्यम से कह रहा है और किस प्रभाव के साथ कह रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेंडर एंड एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड डिकोडिंग, understanding and feedback. So these are the most 6 important elements of communication process. Sender, ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात आपको कह रहा है, अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए लिख रहा है, वो सेंडर। सेंडर सबसे पहले अपने विचारों को पैदा करता है, जो मैंने आपसे कहा स्टिमुलस, सोर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का। हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी और वायुमंडल के ऊपर ऊर्जा का सोर्स सूर्य देवता है। हम जो कुछ भी बातचीत करते हैं जीवन के अंदर, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, मित्रों के साथ, समाज में, अगर नौकरी कर रहे हैं तो ऑफिस में, काम कर रहे हैं तो फैक्ट्री में, जो भी व्यक्ति हमें मिलता है या जो भी अपनी बात कहता है तो उसके पीछे उसका सोर्स क्या है। आप भी जब किसी से बातचीत करते हैं और कोई व्यक्ति कहता है कि आज ऐसा हुआ या ऐसा हो सकता है, तो आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि उसका सोर्स क्या है। सोर्स दिमाग है, विचार यहाँ उत्पन्न होते हैं। क्या ये दिमाग स्वतः ही चलता है क्या? एक अंधा व्यक्ति, एक बहरा व्यक्ति अपनी जब बात कहता है तो उसमें शायद आपको अनुभव नहीं दिखता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो सामान्य रूप से सब चीज़ें देख सकता है, सुन सकता है, चख सकता है, जिसके पांचों सेंस अच्छे से काम कर रहे हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और स्पर्श, त्वचा, उन पांचों सेंस में से हम जीवन में हर पल सीख रहे हैं। उसमें से सबसे ज्यादा हम आंखों से देख करके सीखते हैं, 83% थ्रू साइट, 11% फ्रॉम हियरिंग ऑफ ईयर, सुन करके सीखते हैं, 3.5% सूंघ करके सीखते हैं, 1.5% टच करके, स्पर्श, और 1% जीभ के स्वाद से, खट्टा है या मीठा है, खारा है, तेज है या तीखा है, इसके अलावा क्या है। लेकिन आंखों से हम कितना दृश्य देखते हैं, 360 डिग्री पूरा का पूरा ब्रह्मांड देखने की कोशिश करते हैं। ये जो कुछ भी आप देखते हो ना, इस रैम में जाता है। जो कुछ भी सुनते हो वो इस मेमोरी SD कार्ड में जाता है, और जैसे अंदर कुछ जाएगा तो वो कुछ घूमेगा, क्रिया करेगा, स्टिमुलस करेगा। जैसे वो स्टिमुलस करेगा तो विचार आने चालू होंगे। दुनिया में बहुत सारे नए नए ड्रेस डिजाइनर्स हैं, नई नई तरीके की ड्रेस डिजाइन करते हैं, विचार आते हैं तभी तो करते हैं। फिल्मी दुनिया में या आपको संगीत की दुनिया में बहुत सारे लोगों को रॉक और पॉप और इस तरह के म्यूजिक, रीमिक्स म्यूजिक अच्छी लगती होगी,
जिसने भी ऐसी म्यूजिक बनाई उसको भी तो विचार आया होगा ना कि नहीं ऐसा किया जा सकता है, ऐसा रंग हो, ऐसी म्यूजिक हो, ऐसी ड्रेस हो, ऐसा चित्र, मॉडर्न आर्ट, ऐसा चित्र बने। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन, दैट्स एन आइडिएशन, विचारों का उत्प्रेरणा, उद्भव, एक्टिविटी ऑफ फॉर्मिंग आइडियाज इन माइंड। आइडियाज आना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे महामना पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब कहते थे, जगते हुए सपने देखो, सोते हुए तो सभी देखते हैं। उसका मतलब क्या है पता है आपको? जगते हुए सपने देखने का मतलब है विचार पैदा करो, जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, उससे थॉट्स, आइडियाज डेवलप करो। और जैसे आइडिया डेवलप हो जाए उसका रूपांतरण करो, उसको बदलो, उसको बाहर निकालो, लोगों के साथ शेयर करो। लोगों के साथ शेयर कैसे करें? आप उसको जब भी बदलोगे तो शब्दों में, अगर आप उसको कहने की इच्छा रखते हो तो शब्दों में, चाहे बोल करके, लिख करके, या उसकी कोई संगीत की सुर या ध्वनि बना करके, या उसका चित्र, ग्राफिक, पोर्ट्रेट बनाकर, चार्ट बनाकर, ड्राइंग बनाकर, पिक्चर्स बना करके। आप रोज अखबार पढ़ रहे होंगे, कोविड-19 पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से लोगों को संक्रमित कर रहा है, कितने लोगों का टेस्ट हुआ, कितने पॉजिटिव आए, कितने बीमार हुए, कितने हॉस्पिटल में भर्ती हुए, कितने लोग वापस ठीक होकर के घर चले गए, कितने लोग वापस अपनी दुनिया में नहीं आ पाए। हर रोज अखबार इस सारी दुनिया के समाचारों को ग्राफिक्स के रूप में आपके सामने रखता है। आप अपने विचारों को संगीत की तरह, एक कवि की तरह, एक शायर की तरह भी लिख सकते हैं। आज़ादी का आंदोलन जब अंग्रेजों और मुगलों का जुल्म होता था और उनके खिलाफ कोई भी बात करना एक देशद्रोह माना जाता था और उसको फांसी दे दी जाती थी। फिर भी देश में अलग जगाने का काम बहुत सारे लोक कलाकारों ने लोक कथाओं के माध्यम से, लोक गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से किया। एनकोडिंग थी। आज हम बच्चों से बात करते हैं तो बच्चों को शब्द समझ में नहीं आते, उन्होंने अभी भाषा नहीं सीखी, लेकिन उन्हें चित्र समझ में आते हैं। इसलिए हम एनिमेशन का उपयोग करते हैं, कार्टून का उपयोग करते हैं। कठिन से कठिन चीज़ों को हम कार्टून के द्वारा बहुत सरल तरीके से प्रेजेंट करते हैं। कार्टून बना करके, उसका मोशन स्पीड बना करके हम उसका उपयोग करते हैं। चाहे मेरी कल्पनाओं को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, चाहे इतिहास की घटना को आप तक पहुंचा रहा हूं, या विज्ञान और तकनीकी की कोई बात को आप तक पहुंचा रहा हूं, बच्चों तक पहुंचानी है, उनको भी टर्मिनोलॉजी नहीं आती। एनिमेशन, मैं अपनी बातों को किस तरीके से आप तक पहुंचाऊं, उसको मैं कैसे शब्दों में, चित्रों में, रंग में, भाव में ढालूं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। जब तक आप अपने विचारों को संकेत में नहीं बदलोगे, संदेश नहीं बनेगा। कम्युनिकेशन पर बहुत सुंदर बात करने वाले एक वक्ता का भाषण सुन रहा था। उसने बहुत सही कहा
लेकिन जब पहली बार सुना तो बहुत अजीब लगा था, शायद आपको भी लगेगा। विचार नंगे होते हैं, शब्द उनको कपड़े पहनाते हैं, शब्द उनको वेशभूषा देते हैं, शब्द उनको आकर्षक बनाते हैं। जरा सोचिए कितना गहरा अर्थ है इसमें। जैसे ही मेरे दिमाग में कुछ आया और बिना सोचे समझे, बिना उसको शब्द दिए, मैं एज इट इज अगर उसको मेरी जबान से बाहर निकाल देता हूं, वो कितना अभद्र, अश्लील हो सकता है। लेकिन मैंने उसको शब्द पहना करके, शब्दों से अच्छे से कपड़े पहना करके ठीक से प्रस्तुत किया, वो बहुत सुंदर बन गया। इसलिए कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट स्टार्टअप है, पहला स्टेप है, विचारों का उत्प्रेरण, आइडिएशन, और उन आइडियाज का एनकोडिंग। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन है। घर में या दोस्तों के बीच में आप ऐसे व्यक्तियों को पहचान सकते हैं कि जब भी वो बात करते हैं तो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ये कहता रहता है, बोलता रहता है, तो उसके शब्दों में वो आकर्षण नहीं है, उसको वो चीज अपने तरीके से कहनी नहीं आ रही। लेकिन जब कोई व्यक्ति वही बात अलग तरीके से कहता है, आप पिन ड्रॉप साइलेंट होकर के सुनते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज द आइडिएशन एंड एनकोडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये दो ठीक से हो रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरा मैसेज बहुत अच्छा बनेगा, मेरा जो संदेश बनेगा, मेरी बात होगी, वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी होगी। और जैसे ही मेरा मैसेज बन गया, मेरे कम्युनिकेशन की कहानी शुरू हो गई। मैसेज बना, अब मैसेज बनते ही मुझे उसको रवाना करना है, उसको गाड़ी में बिठाना है। जब मैं गाड़ी में बिठाने की बात करता हूँ, उसको भेजने की बात करता हूँ, तो मैं कोई न कोई माध्यम ढूंढता हूँ, किसके साथ भेजूं, किसके द्वारा भेजूं। दैट्स द चैनल, माध्यम। जब अपन आमने सामने होते हैं तो मुंह के द्वारा, जबानी, ऑरल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो शायद कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब दोनों ही लोग, प्रेषक और प्रापक, सेंडर एंड रिसीवर, एक स्थान पर नहीं, तो अपनी बात को कहने और सुनने के लिए कोई न कोई माध्यम चाहिए, चैनल चाहिए, चाहे वो रेडियो है, चाहे मोबाइल है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे वो कोई व्हाट्सएप या सोशल मीडिया है या मेल है, चैनल चाहिए। बहुत सारे चैनल रहे, मीडिया के बहुत सारे माध्यम रहे। 1440 में प्रिंटिंग प्रेस ने काम चालू किया था, अखबार छपते थे, किताबें छपने लगी। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना काम चालू किया, आवाज रिकॉर्ड होने लगी, रिकॉर्डिंग्स आए, 19वीं सदी में आ गए थे। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में जो कुछ भी बोला, रिकॉर्डेड है। आज भी जब युवा दिवस आता है, स्वामी जी की जयंती आती है, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, व्हाट्सएप स्टेटस में सुनने को मिलता है, रिकॉर्डिंग्स।
फिर चलचित्र सिनेमा बनने लगे, मूवी बनने लगी, रेडियो आए, 50 के दशक में टीवी आ गया, 1990 में इंटरनेट आ गया, और वर्ष 2000 तक पहुंचते पहुंचते तो मोबाइल फोन आ गए। आज 2020 में 5वीं जनरेशन के 5G के, 4G भी पुराना हो गया, 5G जनरेशन के भी मोबाइल आने वाले हैं। तो हम किस माध्यम से अपनी बात प्रापक तक पहुंचाएं, उसका चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन ने किसी मैसेज को बिठा करके गाड़ी में भेजा, जिस किसी भी चैनल का उपयोग किया, रिसीवर के पास पहुंचेगा। आजकल आप गिफ्ट भेजते हो किसी को बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे या कोई अच्छा इवेंट होता है, तो आप बधाई देने के लिए गुलदस्ता भेजते हो। तो आजकल बहुत सारी कोरियर कंपनियां हैं, आप ऑनलाइन बुक कराते हो। आपका भेजा हुआ गुलदस्ता ओसिया में बैठे हैं या किसी गांव में पास में बैठे हैं, और आप जयपुर में, लंदन में, अमेरिका में किसी दोस्त को उसकी बर्थडे पे या उसकी एनिवर्सरी पर बुके भेज रहे हैं, गुलदस्ता भेज रहे हैं। जिस किसी भी कंपनी को आपने ठेका दिया, काम सौंपा, वो उस व्यक्ति के घर जाकर के बैल बजा करके गुलदस्ता प्रस्तुत करता है, जिस पर नीचे नाम आपका लिखा हुआ है। प्राप्तकर्ता ने आपका मैसेज प्राप्त कर लिया, बर्थडे विशेज उसको मिल गई, आप द्वारा भेजी गई शुभकामनाएं, आप द्वारा भेजा गया उपहार उसको मिल गया। तो आपने जो संदेश भेजा वो रिसीवर को मिला। जैसे ही मिला, उसने उसको डिकोड किया, खोल करके देखा, पढ़ा, लिखा हुआ था बर्थडे विशेष। उसको समझ में आया, नीचे लिखा, भेजने वाले का नंबर लिख दिया, केवल फ़ोन नंबर लिख दिया, नाम नहीं लिख करके आपने फ़ोन नंबर लिख दिया। अब वो फ़ोन नंबर अगर उसको याद है तो तुरंत उस फ़ोन नंबर को पढ़ेगा, और पढ़ते ही उसको समझ में आएगा कि फ़ोन नंबर किसके हैं। डिकोड किया ना, क्योंकि आपने नाम तो नहीं लिखा था। दैट्स अ डिकोडिंग। तो उसको जैसे ही समझ में आया कि आपने भेजा है, और आप अगर उसके बहुत अच्छे मित्र हैं तो उसको कितनी खुशी होगी। डिकोड किया, डिकोड करते ही उसको खुशी हुई, उसका रेस्पॉन्स उसके चेहरे पर आएगा। और यदि कुछ समय पहले आपका उसके साथ झगड़ा हुआ था, आप एक दूसरे को शत्रु मान रहे हैं, और आपने उसको ऐसा बुके भेजा है बर्थडे पे, नाम नहीं लिखा आपने, फ़ोन नंबर, उस फ़ोन नंबर को भी उसको याद नहीं, उसने अपनी फ़ोन की डायरी में जा कर के देखा, ट्रू कॉलर में डाल करके देखा, और पता चला कि ये तो उस सातिर दोस्त का फ़ोन नंबर है या उस दुश्मन का नंबर है। तो उसका रेस्पॉन्स क्या होगा? सरप्राइजिंग। अरे, इसने कैसे भेजा? रेस्पॉन्स। ये रेस्पॉन्स भेजने वाले को पता चले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बोलते हैं फीडबैक। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है पूरे कम्युनिकेशन का। रिटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन, मैंने जो कुछ भी भेजा प्रापक को मिला, प्रापक ने पढ़ा, उसको समझा, उसकी जो प्रतिक्रिया हुई, उसका जो रेस्पॉन्स आया, अच्छा लगा, बुरा लगा, आश्चर्यजनक रहा या द्वंद्व की स्थिति में रहा, ये रेस्पॉन्स उस प्रेषक को मिलना चाहिए। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एक दूसरे के सामने होते हैं तो फीडबैक चेहरे को देख करके, बॉडी लैंग्वेज को देख करके पता चल जाता है।
जिसको हम नॉन वर्बल फीडबैक कहते हैं। लेकिन जब आमने सामने नहीं है, फ़ोन पे बात करते हैं या किसी और के माध्यम से अपनी बात पहुंचाते हैं, तो कोई और आपको वापस कहने आता है, दैट्स द ऑरल फीडबैक। कई बार हम अखबार में लेख पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, लेखक नीचे लिखता है अपना फ़ोन नंबर, अपना मेल आईडी लिखता है। अखबार वाले भी आपसे कहते हैं, पाठक अपना प्रतिक्रिया दें, आप लिख कर के भेजते हैं। तो फीडबैक ज़बानी हो सकता है, सामने चेहरे के हाव भाव देख करके हो सकता है, लिया जा सकता है, लिखित में लिया जा सकता है। लेकिन जो भी फीडबैक लें वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ से विचार पैदा हुआ था, जिस उद्देश्य से मैंने कम्युनिकेशन किया है, वो मेरा उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इसको जानने के लिए मुझे फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा कम्युनिकेशन मीनिंगफुल है कि नहीं है, प्रभावी है कि नहीं है, ये जानना। मेरा कम्युनिकेशन प्रोसेस मैंने ठीक से पूरा किया, वो कहीं बीच में ब्रेक तो नहीं हुआ, कहीं टूटा तो नहीं, उसको जानना। डिस्टॉर्ट तो नहीं हुआ, मैंने जो बात कही वो पूरी की पूरी ठीक ढंग से वहाँ पहुँची कि नहीं पहुँची, और मेरा कहा हुआ सार्थक है अथवा नहीं, उसका कुछ सेंस है कि नहीं है, इज इट गुड और नॉट, इट्स लाइक और अनलाइक। दिन भर व्हाट्सएप पर जब भी मैसेज आते हैं और आपको अच्छा लगता है, शायद आप उसको लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। फीडबैक आता है, स्टेटस डालते हैं। जिन जिन को भी आपने स्टेटस देखने के लिए खोल रखा है, परमिशन दे रखी है, उसके ऊपर प्रतिक्रिया आती है। जब प्रतिक्रिया अच्छी आती है तो आप उसको कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रतिक्रिया ठीक से नहीं मिलती है तो आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन तक तो डालते हैं, फिर धीरे धीरे आपका मोह भंग हो जाता है, आप उसको डिसकंटिन्यू करते हैं क्योंकि प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए फीडबैक बहुत इसेंशियल है। पिछले 45 मिनट से शायद मैं आपसे बात कर रहा हूँ कम्युनिकेशन प्रोसेस को लेकर के। नाउ इट्स योर टर्न। आपको ये ऑनलाइन वीडियो, ये ऑनलाइन लेक्चर कैसा लग रहा है, आपको फीडबैक देना है। चूँकि मैं आपके चेहरे नहीं देख सकता, इसलिए नॉन वर्बल फीडबैक मुझे नहीं मिलेगा। अपना शायद फ़ोन पे सीधा संपर्क नहीं है, इसलिए शायद मैं आपकी भावनाओं को सुन भी नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं जिस चैनल के माध्यम से आप तक मेरी बात पहुंचा रहा हूं, आप उस चैनल को लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं, या मेरे मेल आईडी जो आपको हर स्लाइड के नीचे लिखी हुई है, flexiclass2020@gmail.com, आप उस पर अपना प्रतिक्रिया दें, निश्चित रूप से दें। अगर आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो शायद मैं मेरी बात को, मेरे कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव कर पाऊँगा, आपकी इच्छाओं को, आपकी भावनाओं की कद्र कर पाऊँगा, आपकी सहूलियत और सुविधाओं का ध्यान रख करके मैं आपके लायक कुछ कर पाऊँगा, मेरी मेहनत का कुछ परिणाम निकलेगा, आपके द्वारा दिए गए समय का कुछ उपयोग होगा। So I want you your
फीडबैक। प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल करके फीडबैक ज़रूर दें, भूलें नहीं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस पूरे टॉपिक में आपको कहीं पर भी संशय है, संदेह है, कुछ भ्रम है, कुछ जिज्ञासा है, कुछ उत्सुकता है, कुछ प्रश्न है, आप निश्चित रूप से पूछें। आपके प्रश्नों की, आपकी जिज्ञासाओं की, आपकी उत्सुकता का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप मेल बॉक्स में अपना फीडबैक और आपका कोई भी प्रश्न मुझ तक पहुंचाएं। मैं मेरी कोशिश करूंगा आपकी जिज्ञासा और उत्सुकता को शांत करने की, आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। आपने मुझे ठीक से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। तब तक घर पे सुरक्षित रहिए, कोरोना वायरस से लड़िए। लड़ने का मतलब फिजिकली लड़ाई नहीं है। मर्यादित और संयमित जीवन जिए। घर पर रहें, बाहर नहीं जाएं। आवश्यक हो तो मास्क लगा करके जाएं। किसी भी अनावश्यक वस्तु और स्थान को नहीं छुएं और लौटकर तुरंत घर में प्रवेश से पहले अच्छे से साबुन से हाथ धोएं। गॉड ब्लेस। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।